हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के दंगल में लगातार चुनावी बिसात बिछती जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम नेता, तमाम उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपनी रणनीति लेकर उनके सामने पहुंच रहे हैं। दिल्ली के लिए क्या है रूट मैप, उनके क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रोड मैप है, इन तमाम चीज़ों के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे में एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता और साथ ही साथ में बिजवासन सीट से विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बीजेपी से कैलाश गहलोत जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। हाल ही में आम आदमी पार्टी से आए हैं। नजफगढ़ इसके पहले इनका विधानसभा क्षेत्र था। अब इन्हीं से जानेंगे कि बिजवासन के क्षेत्र की जनता के लिए इनकी क्या है रणनीति और किस रणनीति के साथ जनता के बीच जाएंगे, पहुंचेंगे। दिल्ली के लिए क्या है रोड मैप और रूट मैप। तो सबसे पहले सर, जीत का मंत्र क्या रहेगा? चूंकि अब तो आप बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लंबे वक्त से वनवास बना हुआ है दिल्ली में। लोकसभा चुनावों में तो आ जाती है सीट, लेकिन विधानसभा में ऐसा मुमकिन बीजेपी के लिए तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। तो इस बार ऐसा क्या हो जाएगा कि बीजेपी आश्वस्त सरकार में आने के लिए? इस बार आई थिंक 100% बीजेपी आ रही है दिल्ली में। और जो आप मंत्र की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से 10 साल मिस गवर्नेंस हुआ, जो लोगों के काम नहीं हुए, और मैं जहाँ भी जिस भी लोकेलिटी में, गांव में, कॉलोनी में, चाहे वो पॉश एरिया है, चाहे वसंतकुंज के सेक्टर्स हैं, चाहे द्वारका के हैं, अक्रॉस विधानसभा ये लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, डिसअपॉइंटमेंट है कि जिस चीज़ के लिए आम आदमी पार्टी को 2 बार लगातार प्रचंड बहुमत के साथ जिताया, सत्ता में बिठाया, लेकिन उस प्रकार से लोगों की उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे और ना लोगों के काम हुए। बिल्कुल। और लोग काम के नाम पे वोट डाले, इसके लिए लगातार आम आदमी पार्टी तो वोट मांगने जा ही रही है, अपना मैनिफेस्टो भी लगातार कह ही रही है। जनता ने आम आदमी पार्टी पे, जैसा आप भी कह रहे हैं, 10 साल भरोसा जताया और सरकार में लाके बिठाया। लेकिन अब आप मौजूदा स्थिति दिल्ली में अगर चुनावी जमीन की बात करें तो कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसे देख रहे हैं और बीजेपी की स्थिति कैसे देख रहे हैं? मैंने कहा कि मिस गवर्नेंस का अगर परफेक्ट एग्जाम्पल है तो वो मेरे ख्याल से दिल्ली में जो 10 साल आम आदमी पार्टी के हैं, वो उसको बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। अब आप इस विधानसभा की बात करें, अभी बिजवासन विधानसभा, ये तो कोई बाहरी दिल्ली का क्षेत्र नहीं है, लेकिन इस विधानसभा में यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 80% ऑफ द विधानसभा में जल बोर्ड का पानी नहीं है, ट्यूबवेल का पानी है। और ट्यूबवेल के पानी की क्वालिटी आप देखिए, उसका TDS लेवल देखिए। तो 10 साल में क्या एक पार्टी जो कहा करती थी कि हम हर घर को नल से जल देंगे, उसका क्या हुआ? कोई प्लानिंग, सीवर की अगर आप बात करें तो पूरी विधानसभा का कोई ड्रेनेज प्लान ही नहीं है। अब वो लगातार 2015 में, 2020 में लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि जो पानी, अच्छा आज भी इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? दिल्ली में भी आप किसी विधानसभा में जाइए, पानी के ऊपर, सीवर के ऊपर, सड़क नालियों के ऊपर, यही विधानसभा, यही इलेक्शन के इश्यूज हैं आज भी। बुजुर्गों की पेंशन जो है वो 2018 से नहीं बनी है, दैट इज़ अ मेजर इशू। अब कहने को आप कहेंगे जी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 2000, 2500, लेकिन वो 2-2,500 रुपये उस व्यक्ति के हाथ में वो बहुत बड़ा उसको एम्पावर करता है। कोई बहन बेटी आती है, उसको उसका मान करने के लिए, कोई छोटे बच्चे, उनको कुछ गिफ्ट करने के लिए, तो उस जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसके हाथ में वो 2-2,500 रुपये की वैल्यू 2-2.5 करोड़ के बराबर है। तो ये सारी जो चीज़ हैं, और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि 10 साल की इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद लोगों के जो काम होने थे, और ये तो वो पार्टी है जो कहा करती थी कि हम काम नहीं करेंगे तो हमें वोट मत करना। तो ये बड़ा, आई थिंक दिस टाइम पीपल आर वांटिंग चेंज, एंड आई थिंक पीपल आर एबल टू सी थ्रू कि जो पार्टी जिस तरह के वादे कर रही है उनको निभा नहीं रही है।
यानी कि आप कह रहे हैं कि 10 साल में जो भरोसा किया था जनता ने वो 10 साल में अब बदला है, नजरिया बदला है। जो कांग्रेस पे भरोसा था वो आम आदमी पार्टी पे गया और अब वो भी नजरिया बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। कई आरोपों के साथ में, चूंकि ये एक लंबा वक्त था जो आपने भी उस दल के साथ बिताया, उस सरकार में बिताया, और कई आरोपों के साथ में आप बीजेपी में आए, तो बीजेपी ही क्यों? नजरिया बदला अगर जनता का तो वो तो कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट हो सकता था, लेकिन आपका बीजेपी की तरफ ही क्यों? Are you asking about me or? हाँ बिल्कुल, आपके लिए, क्योंकि I think पार्टी भी आप छोड़कर आए। अगर जनता का तो अब वो मैंडेट सुनाएंगे, लेकिन आपने तो अपना मैंडेट सुना दिया। आई थिंक देखिए, इतने बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ के, स्पेशली जिस पार्टी के साथ राइट फ्रॉम डे वन आप जुड़े, आप राजनीति सीखी भी और आगे ग्रो भी किया, तो इतने जो डिसीजन होते हैं ये ऐसे ओवरनाइट नहीं होते। ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन फाइनली वन डे कम्स कि नहीं यार, नाउ इट इज, यू आर कन्विंस्ड एब्सोल्युटली कि यू डोंट वांट टू बी इन दैट पार्टी। उसके बाद आई थिंक उसके साथ साथ दिल्ली में जिस प्रकार से जो वादे किए जा रहे थे, जो लोगों के जो फंडामेंटल इश्यूज थे उसके बारे में चिंता नहीं करना, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को जो लोगों के काम है उसके आगे रखना, तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने देखा कि यार ये पार्टी जिस चीज़ के लिए बनी थी अब उस चीज़ पे काम नहीं कर रही है। एंड देन ऑन द सेम हैंड इफ़ यू सी बीजेपी वर्किंग एंड इफ़ यू सी पीएम नरेंद्र मोदी जी वर्किंग फॉर द एंटायर कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं फिर उनसे भी इंस्पिरेशन मिली और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और फाइनली फिर बीजेपी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी आप भी जिक्र कर रहे थे काम की राजनीति पर वोट मांग रही है। मैनिफेस्टो भी आम आदमी पार्टी का देखा हमने, तो उसमें भी लगातार अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि आप, हमने काम किया है तो आप वोट दीजिए, हमारी काम की राजनीति है। बीजेपी पूछ रही है कि काम कहाँ हुआ है, कांग्रेस पूछ रही है कि शीला दीक्षित सरकार के समय जो काम हुआ दिल्ली में खाली वही हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप सरकार में रहे, दल में रहे, काम करने में आपको कितने चैलेंजेस आए और वाकई में जमीनी स्तर पे आपको कितना लगता है काम हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो फिर दोबारा, मैं तो 3 इश्यूज बता रहा हूँ आपको। 1 इज पानी, 1 इज सीवर, 3rd इज सड़क नाली। आप बताइए, पिछले आप कहीं भी, आप इसी जहाँ हम अभी बात कर रहे हैं बैठ के, आप बाहर जाइए, सड़कों की हालत देखिए। तो अगर आम आदमी पार्टी सेंटर और एलजी के साथ मिलके काम करती तो देन दिल्ली की सूरत जो है वो बदल चुकी होती। लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे वेस्टेड ओनली इन फाइटिंग विद एलजी और सेंटर से अगेन प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्रंटेशन। इनफैक्ट दिस पॉइंट इज वन ऑफ द पॉइंट विच आई मेंशन इन माय रेजिग्नेशन लेटर ऑल्सो, कि कन्फ्रंटेशन लगातार जो आप सेंटर और एलजी के साथ कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम, और इवेंचुअली सफ़र कौन करता है? पब्लिक सफ़र करती है। जब काम नहीं होंगे तो कौन सफ़र करेगा? पब्लिक सफ़र करेगी। लकीली आई थिंक इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मैक्सिमम काम हुआ। और इफ़ आई एम टू कोट वन एग्जांपल, एक टाइम पे जब आम आदमी पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप जेल में थी, सो ओनली 1 डिपार्टमेंट विच केप्ट वर्किंग वाज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उस टाइम भी एलजी साहब को साथ लेके करीब कई 100 बसों के, इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 बसेज, आई थिंक 400 बसें फ्लैग ऑफ किए, इलेक्ट्रिक बसेस। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर बसों के फ्लैग ऑफ किया। दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो जो वसंत विहार हमारा डिपो था, हमने उसका शिलान्यास किया। तो आई थिंक माई एंटायर फोकस वाज ऑन वर्क एंड पार्टी के जब मतभेद और जब कन्फ्रंटेशन एलजी से चलता है तो इट हैज़ रेपरकशन ऑन योर पोर्टफोलियोज ऑल्सो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो विवादों में फंसी रही, बट आई थिंक आई बीन लकी कि एलजी साहब को साथ लेके काफ़ी सारे काम हमने फिर भी करके दिखाए। अगर दिल्ली
दिल्ली सरकार की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए और ओवरऑल आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जाए तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दिल्ली के काम अटके इस चक्कर में कि केंद्र वर्सेस एलजी वर्सेस सरकार देखा गया, दिल्ली सरकार, केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार देखा गया। तो ये आपसी असमंजस के बीच में दिल्ली की जनता भी पिसती गई है, आप भी कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, इसीलिए हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये जो आइडियोलॉजी उनकी बरकरार, जो जनता के बीच यही मैसेज देने का संदेश, क्या ये मैसेज वाकई में जनता के बीच गया या फिर जनता केवल परेशान ही होती रही? आई थिंक एक पार्टी जिसका इंसेप्शन हुआ फाइट अगेंस्ट करप्शन, विद इन कपल ऑफ ईयर्स, चाहे वो 5 साल 6 साल में, अगर वही पार्टी फिर करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व होती है, उनकी जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं या उनके एमएलए हैं, अगर वो करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो फिर वो इट रेजेस सीरियस डाउट्स इन द माइंड ऑफ पीपल। और वो कहीं ना कहीं जो कट्टर ईमानदार वाली छवि है वो आज नहीं है। लोग भी हमें बोलते हैं कि जी वो ईमानदार नहीं है, लेकिन बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अरविंद केजरीवाल वाज ऑनेस्टी। और वो बड़े उसके साथ जब वो बोलते थे कि भाई हम कट्टर ईमानदार हैं तो लोग विश्वास करते थे। लेकिन जब इतने सारे केसेस, इतने सारे केसेस जब आपके अगेंस्ट खुल जाते हैं और सीरियस केसेस, ईडी जब आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीरियस इशू है। इट्स नॉट अ नॉर्मल एफआईआर इन अ लोकल पुलिस स्टेशन। ईडी गेट्स इन्वॉल्व वेयर दे आर वेरी सीरियस एलिगेशंस, और वो भी जो स्पेसिफिक क्राइम्स है मेंशन्ड एक्ट में, तो फिर वहाँ बहुत बड़ी, अच्छा फिर बेल नहीं मिली इतने टाइम। मनीष सिसोदिया वाज इन जेल फॉर मोर देन अ ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लोगों के माइंड में फिर ये इशू घर बना लेता है कि भाई क्या कोर्ट भी फिर मिली हुई है। आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स रहता है कि ये केसेस क्यों हैं, वो कहते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन जब कोर्ट भी आपको रिलीफ नहीं देती तो फिर एक आम आदमी की, क्योंकि आज भी हम ये मानते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो फिर लोगों के माइंड में ये कहीं ना कहीं पीपल दे स्टार्ट बिलीविंग कि अगर कोर्ट भी आपको इतने टाइम रिलीफ नहीं दे रही है तो फिर कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस छवि के धूमिल होने से क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया, जांच भी चली है लंबे वक्त से, एक सीनियर लीडरशिप का जेल जाना, इन तमाम चीज़ों के बीच में चूंकि आप उस दल का हिस्सा थे, क्या आपकी पॉलिटिकल छवि पर भी वो असर पड़ा? आई थिंक जब सीबीआई ने समन किया मुझे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पे भी उठे, बट चूँकि I've always believed in working with utmost honesty and in a very transparent manner. मैंने तो even just as a transport minister, I placed orders of I think more than 6,000 buses. अगर पूरी देश का अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की देखें कितना प्रोक्योर किया, और दिल्ली को अगर अकेले देखें, और वो जो 6,000 बसें वो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ों, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो मल्टी लेवल डिपोज बन रहे हैं या जो आईएसबीटी के रेनोवेशन हो रहे हैं या जो एनबीसीसी के साथ हम डीटीसी की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर रहे हैं, वो तो हज़ारों करोड़ों में है। बट आई हैव ऑलवेज बिलीव कि भाई अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपकी अगर फाइल स्पीक्स फॉर योर वर्क, आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। और सीबीआई ने जब बुलाया तो इंटरोगेशन वेंट ऑन फॉर 8-9 आवर्स। ईडी ने फिर बुलाया, उस टाइम भी फिर सीरियस क्वेश्चन में से पूछे गए, भाई तुम भी इन्वॉल्व हो गया। तो मैंने कहा मैं तो एक्साइज जो पूरा पॉलिसी बनी उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट एज अ लॉ एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था। आपको जो पूछना है पूछिए मेरे से। तो मैं जितने उन्होंने सवाल पूछे मैंने बड़े विद लॉट ऑफ पेशेंस आई आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फिर वो सवाल उठा कि भाई आपका तो घर में वो रह रहे थे विजय नायर, तो मैंने कभी वो मैं तो कभी रहा नहीं उस घर में। मैं तो आज भी और पिछले 30 साल से वसंत कुंज में सेक्टर C6 राइट ऑपोजिट डीपीएस रह रहा हूँ। एंड आई हैव नेवर इवन शिफ्टेड इन दैट हाउस इवन एज ए मिनिस्टर। Even as a minister for all those 8-9 years, I continue to stay in my own house.
तो पार्टी को ज़रूरत थी, हमने पार्टी को दे दिया, उसमें तो कोई क्राइम है नहीं। अब वहाँ पे कौन रुक रहा है नहीं रुक रहा है, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना मेरा विजय नायर से कभी कोई संबंध रहा, और ना मुझे ये मालूम था कि विजय नायर जो है वो मेरे ऑफिशियल बंगलों पे रुक रहा है। अब ईडी के पास तो आपकी एक एक कॉल रिकॉर्ड है, तो मैंने कहा भाई आपके पास तो है रिकॉर्ड, इवन आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग आपके पास लोकेशन आती है। तो मैंने कहा जब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बार भी उस घर में आज तक गया ही नहीं, तो देन दे बिलीव्ड। तो तमाम इन कंट्रोवर्सीज के बीच रहते हुए आई हैव ऑलवेज परफॉर्म्ड। आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, एंड जितने एलिगेशंस लगे उनसे भी बहुत बढ़िया तरीके से मैं जवाब देके और कोऑपरेट करके, और एंड आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑल्सो, एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज जब आप सरकार में हैं। तो जब भी अगर कोई कंप्लेंट है तो फिर आपको फेस करना चाहिए। मैंने तो आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट दोज पीपल हु डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू समन्स, इवन एज लॉ मिनिस्टर, मैंने तो उनको भी सलाह दिया था कि जी आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर आपको जाके इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना चाहिए तुरंत। सवाल अब अगर दिल्ली चुनावों से जुड़ा किया जाए, मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए क्या मानते हैं? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, ये मुकाबला त्रिकोणीय देखते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी ही चुनावी मैदान में बीजेपी के सामने? साथ ही साथ में चूंकि आम आदमी पार्टी का वर्किंग स्टाइल आपने देखा है और अब बीजेपी का भी देख रहे हैं, आप चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट से, तो दोनों वर्किंग स्टाइल में क्या अंतर पाते हैं? I think BJP is much more organized and थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो सकते हैं। It's a much bigger party, one of the largest party not only in India but in the entire world. But I think जब वो करते हैं कोई चीज़ तो बहुत सोच समझ के, और there is lot of deliberation. There is lot of deliberation in whatever they do, and lot of thinking and a lot of serious thought goes into in each and every policy or in each and every scheme they announce. और इसी अंतर के साथ में आप प्रभावित भी हुए, आपने कहा कि आप वर्किंग स्टाइल से भी प्रभावित हुए और चुनावी मैदान में उतर के आए। ऑन अ पर्सनल लेवल आपके लिए क्या चुनौती है इन चुनावों में? क्या टिकट बदलना, सीट बदलना, विधानसभा क्षेत्र बदलना ये चुनौती बड़ी है, या फिर पार्टी बदलना ये ज्यादा बड़ी चुनौती है? आई डोंट थिंक कोई चुनौती उस प्रकार से। मैं तो पूरी दिल्ली के लिए काम किया एज अ मिनिस्टर, पूरी दिल्ली के लिए काम किया, और इनफैक्ट जहाँ बैठे अभी भानुली गांव में, यहाँ पे जब मुझे पता चला कि कुछ बस सर्विस का कोई इशू है, एंड इवन जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी बस नहीं थी, दे वांटेड डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम हियर टू द्वारका मेट्रो स्टेशन, तो विद इन अ वीक्स टाइम उसको रिजॉल्व करके मैं खुद यहाँ पे, तो ऐसे ही पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ से पता चला, आई ट्राइड कि मैं खुद जाके लोगों के बीच जाके उनसे मिले, एंड मैंने तो अभी आपको कहा कि मैं तो मोर देन 30-35 years आई बीन स्टेइंग इन बिजवासन विधानसभा, सो दैट वेज आई एम वेल एक्वेंटेड विद दिस प्लेस। और नजफगढ़ और यहाँ में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि हमारे रिलेशंस, रिश्तेदारियाँ बहुत हैं। हमारे गांव की बेटी यहाँ पे आ रखी है, यहाँ के जो वहाँ पर शादी हो रखी है, तो इंटरमिंगलिंग और कॉमन कनेक्शंस बहुत हैं। और बिजवासन विधानसभा में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काम करने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आई थिंक 10 साल में जिस प्रकार से एक प्लान्ड कॉम्प्रिहेंसिव ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए था, आप अगर पीसेस में कुछ काम करेंगे, मैंने यहाँ लाइन डाल दिया लेकिन इसका आगे लिंक क्या है, वो लिंक मिसिंग है, तो फिर वो काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले पूरी विधानसभा का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना बड़ा ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी सोली लाइज विद द एरिया एमएलए। एमपी के पास तो 10 विधानसभा होती है, उस विधानसभा को अगर कोई व्यक्ति, अगर चुना हुआ प्रतिनिधि अगर कोई आगे लेके जा सकता है, तो वो एरिया एमएलए होता है, जो कि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, चाहे वो पानी का है कि लाइन कैसे डलें, उतना बड़ा यूजीआर विधानसभा में है या नहीं, जितना पानी
पॉपुलेशन के हिसाब से उतना पानी उस विधानसभा में है या नहीं। देन ड्रेनेज के इश्यूज आते हैं कि जल भराव ना हो, वो सारी चीज़ें जो एरिया एमएलए वो बहुत उसको अच्छे तरीके से कर सकता है। बीजेपी लगातार फ्री की घोषणाओं को लेके आम आदमी पार्टी को घेरती आई थी और अरविंद केजरीवाल उन्हीं फ्री की घोषणाओं को अपना हथियार बनाते आए कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, पानी देंगे, जनता को लाभ देंगे, बस सेवा देंगे। बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपने भी उन सुविधाओं को देखा, समझा। बस सेवा मुफ्त जारी रखने की बात बीजेपी भी अब कह रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला दिल्ली चुनाव में चल रहा है, इसके पहले भी चलता आया है, इसको कैसे देखते हैं और मैनिफेस्टो में इसका इंक्लूजन कितना जरूरी है? देखिए, जो फ्रीबी की हम बात करते हैं, फ्रीबी जो कॉन्सेप्ट है वो कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आई थिंक इन वन ऑफ द अर्लियर इंटरव्यूज मैंने कहा कि लार्जेस्ट सब्सिडी पूरी दुनिया में अगर कोई दे रहा है तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है फूड ग्रेन के रूप में। दैट्स द बिगेस्ट सब्सिडी इन द एंटायर वर्ल्ड। तो अगर कोई फ्रीबी की बात करता है तो फिर वो राशन भी बंद कर दीजिए। मेरी काफ़ी जगह ये डिस्कशन हुआ कि तो मैंने ये फिर पूछा, मैंने कहा भाई अगर फ्रीबी की बात करते हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ बंद कर दीजिए। फिर सरकारी स्कूलों में आप प्राइवेट स्कूल में जितनी फीस चार्ज करते हैं उतनी चार्ज करने लग जाइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडी आई थिंक एमिनेट्स फ्रॉम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु नीड सपोर्ट, हु नीड हेल्प फ्रॉम द स्टेट, और ये वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का नहीं है, वो तो हमारे संविधान में जब से संविधान बना है बाबा साहब का तब से चला आ रहा है। और राशन कोई फ्री आज से थोड़ी मिल रहा है, तो तब से मिल रहा है। महिला सम्मान राशि वो तो बीजेपी आज से शुरू नहीं किया, वो तो लगभग दूसरी स्टेट्स में कुछ साल हो गए हैं। तो मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो ये सब्सिडीज़ हैं ये सही व्यक्ति तक पहुँचे, सही जगह पहुँचे, और उसका भी अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का अगर किसी ने मैक्सिमम लाभ अगर कुछ लोगों को मिला है तो वो फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूल में मिला है। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग in subsidizing things for those sections who actually need help and support of the state. आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि अब जब आप दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं तो बतौर प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी, तो मैनिफेस्टो है ही बीजेपी का, लेकिन कैलाश गहलोत का क्या मैनिफेस्टो है, क्या योजनाएं हैं, क्या संदेश लेके दिल्ली की जनता के बीच में, बिजवासन की जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं? मेरा बहुत सिंपल संदेश है कि जिस प्रकार से 10 साल एमएलए के रूप में काम किया, एंड मैं बाबा कहता हूं कि लोग हम समझते हैं कि इनको पता नहीं है, लेकिन आपकी रेपुटेशन जो है वो ट्रैवल करती है। यहाँ हर एक व्यक्ति को पता है कि मैंने 10 साल जो एज ए नजफगढ़ एमएलए, 2015 का नजफगढ़ और 2025 का नजफगढ़ बहुत चेंज है उसमें, इन एवरी फील्ड, पानी, बिजली, सड़क, मेट्रो स्टेशन, बस कनेक्टिविटी। तो मैं तो सिंपल एक चीज़ कहता हूँ कि भाई जो मैंने 10 साल में अनुभव लिया, जो एक्सपीरियंस कमाया 10 साल एज एमएलए एंड 8 साल एज मिनिस्टर, वो सारा हम बिजवासन विधानसभा में झोंक देंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है इस विधानसभा के लोगों का कि चाहे फिर वो सेंटर है चाहे एलजी है, उन सबको साथ लेके बिजवासन विधानसभा को हम एक वन ऑफ द बेस्ट विधानसभा इन एंटायर दिल्ली बना के दिखाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका समय हमें देने के लिए। और ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम वादे हैं जिनको लेके कैलाश गहलोत भी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। हालांकि जनता का क्या मैंडेट होगा ये 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ जी के लिए शिवांगी द्विवेदी।